नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को आप लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। 25 दिसंबर के दिन जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्राइस्ट शब्द से ही क्रिसमस आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और 25 दिसंबर को क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जाती है। 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का, और 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वीके सिंह बनाए गए मिजोरम के राज्यपाल। पूर्व गृह सचिव भल्ला देखेंगे मणिपुर। आरिफ बिहार के नए राज्यपाल। अर्लेकर को केरल भेजा गया है। 2 राज्यों में नई नियुक्ति समेत 5 राज्यों को मिले नए राज्यपाल। और रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर। सक्रिय राजनीति में वापसी का संकेत माना जा रहा है इनका। तो एक बार पहले आप लोग राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 153 को आप लोग पढ़े हैं। इसमें 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके तहत अतिरिक्त वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए उसे। और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्तियां भी दी गई हैं। ये भी याद रखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित अध्यादेश लाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति मिली हुई है। तो जरूर ये देख सकते हैं। चलिए एक बार मिजोरम चलिए आप लोग। देखिए ये आपको क्या देखने को मिलेगा? मिजोरम है। आइजोल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगी हुई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर आप लोग देखें तो आप देखिए म्यांमार से लगी हुई है और बांग्लादेश से लगी हुई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ के अगर हम लोग बात करें, राज्य कब बनाया गया था? 20 फरवरी 1987 में बनाया गया था। वीके सिंह यहाँ के राज्यपाल हो गए। लाल धूमा यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मिजोरम। और ये भी याद रखिएगा। मणिपुर यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगी हुई है। और राज्यों में आप देखिए नागालैंड हो गया, असम हो गया और मिजोरम हो गया। लंबे समय से अशांति फैली हुई है यहाँ। और आप देखेंगे इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मणिपुर आपका। हादसे रोकने को हाईवे किनारे बनेंगे पशुओं के आश्रय स्थल। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पशुओं के कारण होने वाले हादसे रोकने को एनएचएआई ने आश्रय स्थल निर्माण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पहल लोगों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगी और बेसहारा पशुओं से जुड़े चुनौतियों के हल में मदद भी देगी। अच्छी बात है। लखनऊ में बैंक के 42 बैंक लॉकर तोड़ने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हो रही है। लखनऊ देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी देखने को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के
मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। दिल्ली में पकड़ा गया इमिग्रेशन रैकेट, बांग्लादेशियों को बना रहा था भारतीय। ये आप देखेंगे हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। तो यहाँ के लोग बहुत सारे अवैध तरीके से क्या रहते हैं कि भारत में चले आते हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाए आरोप भी बेबुनियाद हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम हटाए या जोड़े नहीं गए। शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़ों की तुलना अंतिम आंकड़ों से करना सही नहीं है, ये निर्वाचन आयोग कह रहा है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हुए थे आपके विधानसभा चुनाव, और यहाँ आप देखते हैं कि जो बीजेपी उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल थे उन्हें बहुत बुरी हार मिली। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर और आप देखिए ईवीएम पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसी का जवाब दे रहा है आयोग। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखिए देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। और देखिए अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ही देखभाल करवाता है। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। देखिए पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये नीचे आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आप देखिए पुंछ में एलओसी के पास सैन्य वाहन खाई में गिरा, 5 जवान हमारे शहीद हो गए। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार दुख की घड़ी में परिवार को सहन शक्ति दे। हमने कहा ना कि हमारे सैनिक ही हैं जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। अभी विधानसभा सीटों के लिए 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एनएचआरसी चयन समिति की बैठक में खड़गे राहुल थे असहमत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन को लेकर इस आधार पर असहमति दर्ज कराई थी कि प्रक्रिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण और पूर्व निर्धारित थी। इसमें परामर्श व आम सहमति की अनदेखी की गई है। देखिए इस संस्था के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दुबई में 23 फरवरी को होगा भारत पाक का महामुकाबला। 8 साल बाद खेली जा रही चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को चैंपियन ट्रॉफी कार्यक्रम घोषित किया है। टूर्नामेंट की शुरुआत ये आप देखते हैं कि 19 फरवरी की मेजबानी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भिड़ंत के साथ होगी। आईसीसी के बारे में याद रखिएगा, इस तरह की जो संस्था है ना उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। लोकपाल ने सेबी प्रमुख माधवी बुच को किया तलब। शिकायतकर्ताओं को भी 28 जनवरी को मौखिक सुनवाई के लिए बुलाया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के इन पर आरोप, और फिर कुछ इन पर ज्यादा कार्रवाई भी नहीं हुई थी, इसलिए आप देखते हैं कि और सवाल खड़े हो रहे थे। सेबी की बात करें अगर हम लोग तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। लोकपाल आपको याद होगा, जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा, लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की नियुक्ति भी हो चुकी है।
हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? बिल्कुल। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए निमित्त पद है ये। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बारिश का असर ठिठुरन बढ़ी है। अब देखिए मौसम बदल रहा है। खालिस्तानी आतंकियों की मौत से बौखलाए पन्नू ने दी महाकुंभ में बदले की धमकी। अमेरिका में बैठे आतंकियों के आका ने वीडियो जारी कर धमकाया। पीएम और सीएम को अपशब्द भी कहे। साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज। अभी हाल ही में पाकिस्तानी समर्थित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी अभी ढेर हुए थे ना, उसी को लेकर ये बात है। जो आप देखिए पंजाब वाला हिस्सा है और राज्यों को मिलाकर, कुछ राज्यों के हिस्से को मिलाकर, और पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, इसे अलग करके एक खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रहती है, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये दिल्ली की बात हो रही है और आपको मालूम है कि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। 2 न्यायाधीशों ने ली स्थायी न्यायाधीशों के रूप में शपथ दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली के हाल तो प्रदूषण के मामले में बुरे ही रहते हैं, ये तो आप जानते हैं। एलजी ने बुजुर्गों के लिए हेल्प डेस्क बनाने का आप देखते हैं कि क्या दिया, निर्देश दिए हुए हैं। गैर अधिवक्ता व एजेंट के उपभोक्ता कोर्ट में पेश होने पर जताई गई ये आपत्ति। अस्पतालों की योजनाओं पर हस्ताक्षर करे दिल्ली व केंद्र सरकार। हाईकोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक पीएम एबीएचआईएम के एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में खराब आप देखते हैं कि बुनियादी ढांचे का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट। और योजना से होगा स्वास्थ्य ढांचे में बदलाव भी ऐसा माना जाता है। 2021 में शुरू की गई पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के तहत केंद्र से दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपए की बजट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। मिशन के तहत 1139 शहरी स्वास्थ्य व वेलनेस सेंटर से लेकर हर जिले में एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब व 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परियोजना लागू होनी है। यदि परियोजना के समय से लागू होती तो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा भी मजबूत होती। ये सब आप देखते हैं कि टकराव क्या रहता है कि राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो टकराव बना रहता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग वाली याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। इस योजना के तहत सरकार 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देती है ना। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप लोग बताइए, कब लॉन्च हुई थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? वक्फ विधेयक पर जेपीसी 26 से 27 दिसंबर को राज्यों संग करेगी बैठक। देखिए जो वक्फ संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, उसी की बात हो रही है, संयुक्त संसदीय समिति की। और इसके अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल आपको देखने को मिलेंगे। मेक इन इंडिया पर फोकस से विकसित भारत का निर्माण संभव, ये हमारे कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व भेंट में मोदी जी ने मौलिक मनोदशा में बदलाव का आह्वान किया है। क्या किया है? आह्वान किया है। और आप देखिए बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि उत्पादकता, निवेश, निर्यात में वृद्धि पर चर्चा। युवाओं को रोजगार सृजन के लायक बनाने पर भी चिंतन हो रहा। देखिए बजट शब्द का उल्लेख आपके संविधान में नहीं देखने को मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है। और ये मेक इन इंडिया पहल कब लॉन्च हुई थी? 25 सितंबर 2014 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है। अमित शाह ने अज्ञात शवों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक के प्रयोग पर दिया जोर। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन समीक्षा के लिए एनसीआरबी के साथ की बैठक। केस के हर चरण का अलर्ट पीड़ित तक पहुंचाने के तत्काल क्रियान्वयन पर दिया जोर। ई पोर्टल को विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ने की योजना की प्रगति की भी बात की है। पहली बार वीर बाल दिवस पर मिलेगा बच्चों को पुरस्कार। कल 10 लड़कियों समेत 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण समेत 7 श्रेणियों के लिए मिलेगा ये पुरस्कार। अच्छी बात है।
और आप देखते हैं कि 3500 बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि भारत के बच्चों की उपलब्धियां और सामर्थ्य को सम्मानित करने के लिए ये सब दिया जाता है। और पुरस्कार जीतने वाले बच्चों की एक पदक, एक सर्टिफिकेट और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। संशोधन के बाद सीसीटीवी वेबकास्टिंग फुटेज जैसे इलेक्ट्रिक दस्तावेज नहीं दे सकेंगे आम लोग। तो उसी को लेकर आप देखिए कांग्रेस चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए चुनाव आयोग ने कहा कि इसका दुरुपयोग होता है, गोपनीयता प्रभावित होती है, इसलिए हम इसे रोक रहे हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर शुक्रवार को चुनाव नियम 1961 में संशोधन कर सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण यानी उन्हें हर किसी को उपलब्ध कराए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था ना, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए कागजात या दस्तावेज को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया। नियम 93 कहता है कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है। नियमों में संशोधन के बाद भी उम्मीदवारों के लिए फुटेज और दस्तावेज पहले की तरह उपलब्ध होंगे, लेकिन आम लोगों को नहीं होंगे। इसमें उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने को ट्रिब्यूनल गठित किया गया। केंद्र सरकार ने उग्रवादी समूह उल्फा पर सख्ती बरत रहा है। एक माह पहले उल्फा पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा था। ये अलगाववादी संगठन है ना, असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उसी की बात हो रही है। और गृह मंत्रालय 1967 की गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम तक के तहत उठाया गया है इससे एक फैसला। एक बार असम चलिए, ये है असम, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। 78,038 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है असम आपका। साइबर खतरों से बचाने विश्वविद्यालयों में छिड़ी मुहिम, यूजीसी ने उठाया कदम। सतर्कता को लेकर जारी की 126 पन्नों की एक हैंडबुक। छात्रों को इससे जुड़ने और दूसरों के बचाने की भी दी सलाह। एक तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, लालच में मत फंसिए और किसी तरह से डरिए मत। अगर डर रहे हैं तो आप देखते हैं कि लुटना पक्का है। वित्तीय लेनदेन की पिन या सीवीवी को भी साझा ना करने की सलाह दी गई। गुमनाम लिंक को ना करें क्लिक। अगर आप जागरूक रहेंगे तो बचे रहेंगे। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी यूजीसी की। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, तो राजनीति की खबरें तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है नहीं है। बाकी नेताओं से नैतिकता की उम्मीद आप लगा नहीं सकते। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब कर रहे हैं, एक दूसरे पर खूब बोल रहे हैं। जो संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था ना, जामा मस्जिद में कहा गया कि हरिहर मंदिर होने की बात, तो यहाँ जो हिंसा हुई थी उसमें 7 और आरोपित पकड़े गए। 91 उपद्रवियों की पहचान भी की गई। पीएम आज करेंगे कैन बेतवा लिंक के जोड़ो परियोजना का शिलान्यास। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फायदा होगा। तो आप देखिए 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 90% केंद्र और 10% राज्यों का अंशदान होगा। 8 वर्षों में कार्य पूरा करने का है तथ्य। 295 गांव के 4,10,991 किसानों को मिलेगा लाभ। 3 मेगावाट हाइड्रो पावर व 27 मेगावाट सोलर पावर भी बनेगा यहाँ। अच्छी बात है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को क्या होगा, इसका फायदा होगा, खासकर बुंदेलखंड वाले इलाके को। ये भी याद रखिएगा आपको। दोधन आप देखते हैं कि दोधन बांध से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर द्वारा दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों पन्ना, दमोह, छतरपुर,
टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन और विदिशा, शिवपुरी और दतिया के 2000 गांव की 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा जिलों में परियोजना से फायदा होगा इससे। और आप देखिए, परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी की पेयजल की सुविधा भी मिल सकी। यह भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी परियोजना है। अच्छी बात है। एसकेएम के दोनों गुटों में एकता पर नहीं बनी सहमति। अब देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है ना, लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप देखें, किसान नेता ढल्लेवाल एक फेक न्यूज पर लगाम के लिए केंद्र सरकार सीख जारी करेगी गाइडलाइन। आजकल आप देख रहे हैं कि फेक न्यूज आग की तरह फैलती हैं। और तेलंगाना सरकार जल्द से ले सकती है 2 बच्चों की नीति पर फैसला। ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हटाने का फैसला संभव है। 1990 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने बदला था नियम ये। तो ये आप देखेंगे कि ये है तेलंगाना। आप देखेंगे, ये हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी सीटें, 119 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 17 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। और रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। क्या फैला हुआ है? तेलंगाना। हिमपात में फंसे 7,000 पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। कहीं घूमने जाते हैं तो ध्यान रखा करिएगा थोड़ा। मंदिर शुद्धिकरण को हुआ या मुस्लिमों ने बरसाए मोहल्ला लद्दावाला में मुस्लिम बस्ती में 32 साल से बंद था से मंदिर। 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था तो तनावपूर्ण माहौल बनने पर लोग यहाँ से चले गए थे। इसी तरह की एकता होनी चाहिए। क्या आप देखते हैं, हमें सोचना चाहिए चाइना को कैसे हम टक्कर दें, अमेरिका को कैसे हम टक्कर दें, उस पर बातें होना चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। कानूनी जो भी चलता रहे, इस पर राजनीति हो, देश इसी पर उलझा रहे, ये तो सब मुझे लगता है ऐसा ही है। सजा के खिलाफ डेरा मुखी की अपील पर सुनवाई 15 तक स्थगित है। डेरा मुखी का आरोप सीबीआई अदालत ने बिना उचित साक्ष्यों गवाहों की दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सीबीआई अदालत ने 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में डेरा मुखी को सुनाई 10-10 साल की सजा। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। कश्मीर और खालिस्तानी आतंकियों के बीच की कड़ी बना KZF का सरगना। एक खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का। बरेली में मां की गवाही पर बेटे व उसके पुत्र को फांसी की सजा। भूमि कब्जाने के लिए भतीजे ने मारी 2 गोलियां, भाई ने काटी थी गर्दन। दूसरों को फंसाने को दर्ज कराया झूठा मुकदमा। जांच में सामने आए सच। देख लीजिए, भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ाने को आतंकियों ने बनाई थी लघु फिल्म। एक करते रहते हैं कोशिश कि भारत में अशांति फैली रहे। अधिक अपराध वाले क्षेत्रों में नए कानूनों पर 100% हो अमल, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी के साथ नई दिल्ली में की समीक्षा। उत्तराखंड में 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में ली जानकारी। एनसीबी ने तेलंगाना में अवैध दवा निर्माण लैब का किया भंडाफोड़। पीड़िता के माता पिता ने कोर्ट में कहा जांच में किया गया समझौता। ये डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी ना पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी वेस्ट बंगाल की। और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। राजस्थान पुलिस उर्दू नहीं हिंदी शब्दों का करेगी प्रयोग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इच्छा के अनुसार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देश के बाद डीजीपी यूआर साहू ने विभागीय अधिकारियों को उन उर्दू शब्दों का रिकॉर्ड जुटाने के लिए कहा जिनका प्रयोग विभाग करता है। ये राजस्थान देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी।
और आप देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे इसकी राज्यों में कहां कहां से लगती है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भजन लाल शर्मा है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। डीजीसीए ने आकाशा एयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। ये 7 यात्रियों को बोर्डिंग से इंकार करने पर विमान नियामक का कार्रवाई हुई है। मामले में आकाशा एयरलाइन ने कहा इस मुद्दे को सुलझाने का काम करेंगे। महाकुंभ में प्रयागराज एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगा विमानों का आवागमन। भव्य महाकुंभ होने वाला है ना प्रयागराज में। दिगंबर अनिका हर संत सैनिक और एक हाथ में माला दूसरे में भाला। ये आप देखेंगे कि इनका इष्ट देव है हनुमान जी। धर्म ध्वजा है इनका पंचरंगी, यानी लाल पीला हरा सफेद काला। उसमें हनुमान जी का चित्र रहता है। मुहिम में इनकी वैदिक शिक्षा, आयुर्वेद व संस्कृत का प्रचार करना। और नगर प्रवेश आप देखिए 8 जनवरी 2025 में होगा इनका। ये आप देखिए सभी जानते हैं। आप लोग कोई भव्य क्या होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है ना, वहीं सब शामिल होते हैं। दिगंबर अनी अखाड़ी की स्थापना 1475 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये स्वामी चिदानंद सरस्वती ने किया प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का आह्वान। नोएडा में आयोजित संत संसद में संतों ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर किया चिंतन मंथन। और सही बात है, देखिए इस तरह का बड़ा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी वहां से बातें जाना चाहिए कि प्लास्टिक मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, समाज अच्छा हो, संस्कारों पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, क्योंकि बड़ा एक सांस्कृतिक माहौल रहेगा यहाँ। ये आप देखते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ पंचतंत्र में विलीन हुए श्याम बेनेगल। ये फिल्म निर्माता थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। क्लैट के संशोधित परिणाम जारी पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार। 2 जजों की पीठ ने कहा प्रथम दृष्टया अंतरिम आदेश पारित करने का नहीं बनता मामला। प्रश्नों की त्रुटियों के संबंध में संशोधित परिणाम घोषित करने का एकल पीठ ने दिया था आदेश। देखिए कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है ना, जो उसी की बात हो रही है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 54 लोगों के खिलाफ कल तय होगा आरोप। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। ईडी को आज दोपहर तक मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान व उड़ीसा में भी दहाड़ेंगे मध्य प्रदेश के बाघ। बांधवगढ़, पेंच व कान्हा टाइगर रिजर्व से तीनों राज्यों को भेजे जाएंगे 15 बाघ। बांधवगढ़, पेंच एवं कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ भेजे जाएंगे। पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओगे अभियान से ली पेड़ लगा डाले हजारों पौधे। पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती के लिए दंपत्ति की अनूठी पहल। फल बांटकर विद्यार्थियों को पौधारोपण के लिए किया प्रेरित। वेतन का आधा हिस्सा पोषण और पर्यावरण संरक्षण, जीव रक्षा पर करते हैं खर्च दंपत्ति। साहू दंपत्ति तुमनचंद व रंजीता, ये आप लोग देख रहे हैं, अच्छी पहल है। मैं कहता हूँ इस तरह का पहल होना चाहिए भाई। कोई खुशी का माहौल है आपके यहाँ तो आप पेड़ लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण को रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए भाई। आईपीओ से 1000 करोड़ जुटाएंगी ग्रिप्स इलेक्ट्रिक। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। अमेरिका में व्यापार का मौका नहीं खोना चाहते हैं उद्यमी। बोले सरकार के सहयोग और निर्यातकों को इनिशिएटिव में वृद्धि से व्यापार को बढ़ाने में मिलेगी मदद। लेदर, अपैरल, खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स के क्षेत्र में निकल सकता है बड़ा मौका। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों ने उठाया था फायदा इसका। अमेरिकी संगठनों से साझेदारी कर रहे हैं भारतीय निर्यातक और सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बन रहा है भारत। ये भी याद रखिए अमेरिका। तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार रहा है। डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत ने अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया। वहीं 42.2 अरब डॉलर का अमेरिका से आयात किया गया। चालू वर्ष की बात करें तो अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत ने
भारत से अमेरिका को निर्यात 6.31% बढ़कर 47 आप देखते हैं $24 अरब रहा है। इसी तरह आयात 2.46% बढ़कर $26 अरब रहा है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? व्यापार विशेषज्ञों का कहना है यदि अमेरिका का नया प्रशासन अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की बात की को आगे बढ़ाता है तो भारतीय निर्यातकों को ऑटोमोबाइल, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सामानों के लिए ज्यादा सीमा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यातकों के लिए नकदी की कमी उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा निर्यात के लिए वित्त उपलब्धता में भी कमी आएगी। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए सीमा शुल्क में कमी संभव है। लैब ग्रोन डायमंड समेत अन्य वस्तुओं से जुड़े कच्चे माल के आयात शुल्क पर छूट को वरीयता दे सकती है सरकार। यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन इस साल 33% बढ़ा। देख रहे हो भैया। 2024 में MFAUM 17 करोड़ रुपए बढ़ा है म्यूचुअल फंड। नवंबर में 1.42 करोड़ लोगों ने घरेलू हवाई यात्राएं की हैं। उपभोक्ता अधिकारों के लिए 3 ऐप लॉन्च किए। और आप देखते हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मंगलवार को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए इन ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए साधन और संसाधन प्रदान करेंगे, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे। इस वर्ष के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय आभासी सुनवाई उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। जोशी ने कहा कि शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई से उपभोक्ताओं को न्याय तक डिजिटल पहुंच मिल रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनचाही कॉल पर अगले महीने जारी होंगे दिशा निर्देश भी। अपरिचित अंतर्राष्ट्रीय कॉल के प्रति भी आग्रह किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। IKEA की आपूर्ति भागीदार बनी स्टोवक्राफ्ट किचन और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी। पुरानी कारों की बिक्री में लाभ होने पर ही देना होगा जीएसटी काउंसिल ने पिछले सप्ताह ईवी सहित सभी पुराने वाहनों की बिक्री पर जीएसटी की 18% दर निर्धारित की थी ना। पॉपकॉर्न पर लगेगा 5% जीएसटी। देख लीजिए। किराना स्टोर के लिए ऐप तकनीक की मदद की मांग हो गई। फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन। राज्यों के रियायत देने से बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है प्रभावित। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक केंद्र राज्य दोनों का सकल राजकोषीय घाटा कम हुआ है। केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की है और यह रुझान जारी रहने की उम्मीद है। और दूसरी तिमाही में सुस्ती के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की राय भी। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। अमित शाह 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की बात हो रही। असंगठित क्षेत्र में रोजगार 10% बढ़ा। प्रतिष्ठानों की संख्या भी बढ़ी। असंगठित क्षेत्र ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 12.05 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात बढ़कर नए सर्वेक्षण में 26.7% हुआ। पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को गबन के मामले में 7 वर्ष की आप देखते हैं कैद हुई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सहायक प्रबंधक रहने के दौरान हुआ था ये गबन। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जयशंकर के दौरे से पहले 30 अमेरिकी अफसरों से मिले विदेश सचिव मैसरी। और सीरिया में रक्षा मंत्रालय से जुटे पूरे विद्रोही गुट। रूस ने यूक्रेन पर 60 ड्रोन से किया हमला, 30 मार गिराए। ये आप देख रहे हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है अभी। ये आप देखिए। रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, दक्षिण कोरिया, ये चाइना है, यहाँ सीरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। तकनीकी कारण से कुछ समय तक ठप रही अमेरिकी एयरलाइंस की विमान सेवाएं। इजराइल ने पहली बार स्वीकारी हमास नेता हानिया की हत्या की बात। परमाणु ऊर्जा प्लांट घोटाले में शेख हसीना के खिलाफ जांच शुरू। बांग्लादेश की आपदस्थ पीएम उनके बेटे और भांजी पर $5 अरब मलेशियाई खाते में डालने का आरोप है। ये आप देखिए। इतना मान के चलिए कि बांग्लादेश की शेख हसीना के अभी बुरे दिन चल रहे हैं और ये अगर बांग्लादेश चली जाती हैं तब पता नहीं इनके कितने बुरे दिन होंगे।
श्रीलंका को परियोजनाओं के लिए 23.71 करोड़ देगा भारत। ये आप देख लीजिए भैया, ये श्रीलंका है। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। ये अमेरिका के लिए क्यों अहम है पनामा नहर, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। ये आप देखेंगे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला ना इस पर। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा पनामा नहर कहाँ, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के यहाँ है ना। ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ये संघाई है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। 30,500 किलोमीटर ये यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से अगर आप पनामा नहर के जरिए जाते हैं ना न्यूयॉर्क, तो आप देखिए 19,500 किलोमीटर, यानी इतनी लंबाई बढ़ जाती है अगर यहाँ से नहीं जाएंगे। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 12,000 किलोमीटर की यात्रा से बचाती है पनामा नहर अमेरिका जाने वाले जहाजों को। कहाँ है पनामा नहर? पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी, ये अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका के लिए इस नहर का काफी महत्व है क्योंकि उसका 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। इसके साथ ही कई देश समुद्री व्यापार पनामा के जरिए ही करते हैं। इतना ही नहीं, ये नहर कई देशों के समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं और विश्व का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। और देखिए पनामा नहर इन दिनों चर्चा में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाजों पर लगने वाले टैक्स बहुत ज्यादा है। अगर हम यह कम नहीं होता है तो अमेरिका पनामा नहर को अपने नियंत्रण में ले लेगा। पहले अमेरिका की नियंत्रण था, पनामा नहर का नियंत्रण अभी पनामा के पास है। इसका प्रबंधन पनामा कनाल अथॉरिटी कर रही। पनामा के पास पूरी तरह से यह नहर साल 1999 में आई थी। इससे पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। वैसे तो 1881 में फ्रांस ने इसे बनाना शुरू किया था, फिर 1904 में इस नहर को अमेरिका ने बनाया था। 1970 में अमेरिका और पनामा के बीच समझौता हुआ था। 1999 में पूरी तरह से पनामा को मिल गई थी। और आप देखते हैं 72% जहाज अमेरिका से जुड़े हैं पनामा नहर से गुजरने वाले, ये भी याद रखिएगा। और अमेरिका को भी मिला फायदा। इस नहर के निर्माण से ने अमेरिका को अलग ताकत दी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर बड़ा जोखिम भी लिया था। दरअसल नहर बनाने का काम आसान नहीं था और इसे बनाने में काफी पैसा खर्च हुआ था। लेकिन इसे बनाने के साथ ही अमेरिका पहली बार 2 महासागरों पर नियंत्रण हासिल करने जा रहा था। युद्ध के समय यह काफी निर्णायक हो सकता था और उस समय विश्व में हवाई ताकत इतनी विकसित नहीं थी। ऐसे में समुद्र में ताकत काफी अहम हो जाती है। इसे अमेरिका को विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए एक भू राजनीतिक रणनीति माना जाता है। पनामा नहर परिवहन के खर्च को काफी कम करती है। इससे अमेरिका को काफी फायदा हुआ। इसका कारण यह है कि यहाँ से आने जाने वाले शिप में 72% अमेरिका से जुड़े होते हैं, या तो वे अमेरिका से रवाना होते हैं या अमेरिका जा रहे होते हैं। नहर ने कैसे बदली पनामा की अर्थव्यवस्था? पनामा नियंत्रण में आने के बाद नहर ने पनामा को इसका काफी फायदा हुआ है। पनामा के कुल गैर कर राजस्व में नहर का योगदान 75.1% है। नहर ने पनामा के खजाने में सालाना करीब $2.5 अरब आते हैं। पनामा की जीडीपी में भी नहर का योगदान 3.5%। सरकार की 23.6% कमाई पनामा से ही होती है। 1990 के बाद इस नहर ने पनामा की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है और इसलिए जरूरी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ये सब बातें। इस जासूसी के आरोप में अमेरिकी नागरिकों को 15 बरस की सजा हुई। रूस में श्रद्धालु जीरो लाइन पर बन रहे पुल से करेंगे करतारपुर साहब के दर्शन। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा है बीएसएफ, महानिदेशक कह रहे हैं, सीमा सुरक्षा बल। एक खेल से जुड़ी खबरें, अपना रास्ता खुद खोज रहे हैं मॉडर्न डे ग्रेट। ये खेलों की बात हो रही, क्रिकेट की बात हो रही है। आप लोग तो क्रिकेट को पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल देखते होंगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स 3 महीने के लिए बाहर हुए। इंग्लैंड के कप्तान है ये भी आप देखेंगे। हरलीन के शतक से वनडे सीरीज जीती। अंडर 19 महिला विश्व कप में निक्की करेंगी अगुवाई। ये आप देखें, गनेमत से दूसरा स्कीट राष्ट्रीय खिताब जीता। गनेमत शेखों ने एम रघु और देविका बने सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन। खेल रत्न के लिए नामांकन में शायद मेरी ओर से चूक हुई है, मनु कह रही हैं। मनु भाकर ओलंपिक पेरिस दोहरी कांस्य पदक विजेता है ना मनु भाकर। भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना धीरे श्रीजेश कह रहे हैं। स्वस्थ रहिए, कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं और स्वस्थ रहे कुछ काम नहीं होता है। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छा खाना खाइए, योगा करते रहिए, थोड़ा दौड़ते फिरते रहा करिएगा।
मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर पीएम ने उन्हें याद किया। ये आप देखेंगे 1952 में नौशाद निर्देशित फिल्म बीजू बावरा के कालजयी गीतों को अपनी आवाज में सजाकर वह प्लेबैक की दुनिया के वो बेताज बादशाह बन गए थे। फिल्मों में उनकी गायकी यह राज 1980 में उनकी मृत्यु तक चला। राम नगरी का रोम रोम बोलेगा राम राम। भव्य अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। ममता सरकार ने रंगमंच महोत्सव से लज्जा नाटक जबरन हटाया। तस्लीमा कह रही, कहा लेखकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। ये निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से ही पॉइंट मिल जाते हैं। तो इरविंग कूपर ने विकसित की ब्रेन सर्जरी की नई तकनीक। 1960 में आज ही डॉक्टर इरविन कूपर ने क्रिसमस में मिले उपहार से प्रेरित होकर क्रायो सर्जरी उपकरण का आविष्कार किया था। इससे ब्रेन सर्जरी की नई तकनीक विकसित हुई और उपहार में उन्हें वाइन बोतल ओपनर मिला था, जो बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करके कार को ऊपर उठाता था। अमेरिका में सर्जरी के माध्यम से निकाली गई गर्भावस्था की गांठ। 1809 में आज ही पहली बार अमेरिकी चिकित्सक एब्राहम मैकडॉवेल ने सर्जरी के माध्यम से 45 वर्षीय जैन क्रॉफोर्ड की गर्भाशय से 9 किलो की गांठ को सफलतापूर्वक निकाला था। इस प्रक्रिया में 30 मिनट लगे थे और इसे बिना किसी एनेस्थीसिया के किया गया था। जैन 78 साल की उम्र तक जीवित रही। गोवा की स्वतंत्रता में रनाडे ने निभाई थी अहम भूमिका। मोहन रनाडे मनोहर आप्टे का जन्म 1930 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। 1950 में अवैध रूप से गोवा में प्रवेश किया और शिक्षक के रूप में पुर्तगालियों के खिलाफ छात्रों को भड़काना शुरू किया। पुर्तगालियों को भगाने के लिए 1953 में आजाद कौमांतक दल शामिल हुए गए। 1955 में भारतीय ध्वज का अपमान करने पर पुलिसकर्मी कस्टोडियो फर्नांडिस को गोली मार दी गई थी और हथियार जुटाने के लिए सशक्त डकैतियों में भी भाग लिया। इन्होंने 14 वर्ष तक जेल में रहे। गोवा के विलय के बाद जनवरी 1969 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा नासा का सोलर प्रोवर फार्कर। ये बनाया इतिहास। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोलर प्रोब फार्कर सूर्य से 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा। इससे पहले सबसे नजदीक करीब 4.3 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरा था। सूर्य अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में है। नासा की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल। चीन के पूर्वोत्तर प्रांत हेइलोंग जियांग के हार्बिन में आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल में भाग लेने आए लोग दिखाई दे रहे हैं। वार्षिक उत्सव का 26वां संस्करण आधिकारिक तौर पर हार्बिन में शुरू हुआ, जिसे आइस सिटी के नाम से जाना जाता है। या आप देखिए इधर उधर की सिनेमा हॉल की सीट के नीचे छोड़ गए आई अस्थियां। वॉशिंगटन की बात है। डेमेंशिया के बारे में रक्त वाहिकाओं से पता चला। 70 वर्षीय लोगों की ब्रेन इमेजिंग से रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य की जोखिम में डालने वाली कारक का पता चला। शोधकर्ताओं ने कहा जिस गति से मस्तिष्क बूढ़ा होता है वह विभिन्न स्वास्थ्य कारकों से प्रभावित होता है। शोधकर्ताओं ने 339 स्वस्थ व्यक्तियों के MRI स्कैन के लिए जिनमें से आप देखिए 389 महिलाएं थी। भोजन को नियंत्रित करने वाले रसायन मोटापे की दवा के लिए मददगार है, यह अनुसंधान कह रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे ये मूवियों की खबरें देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आपके आज की जो न्यूज़पेपर है इसकी कहानी कवर होती है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए भाई। धन्यवाद।